गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू ITU क्लासेस। दोस्तों, आज है सितंबर 14, 2021, ट्यूसडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और बिना किसी डिले के आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेज पे जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है नो बीटिंग अराउंड द बुश, डिड गवर्नमेंट यूज पेगासस इलीगली। सुप्रीम कोर्ट की ये स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है ये। उसने कहा है कि नो बीटिंग अराउंड द बुश। नो बीटिंग अराउंड द बुश एक इडियम होता है। इसका मतलब होता है कि जब आप किसी बात को टाल मटोल करते हो, उसका घुमा फिरा के जवाब देते हो, उसका डायरेक्ट जवाब नहीं देते हो किसी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, उसे कहा जाता है नो बीटिंग अराउंड द बुश। जब पिगासस को यूज करने की बात आई तो सरकार जो है वो घुमा फिरा के बात कर रही है। भैया, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा है, आप ये बताइए क्या आपने पेगासस का इलीगल यूज किया है कि नहीं किया है। आंसर होना चाहिए यस और नो। सरकार घुमा फिरा के कह रही है सर ये नेशनल सिक्योरिटी है, ये है, वो है, सेंसिटिव है, साइबर सिक्योरिटी है। अरे भैया, सीधा सीधा सवाल पूछा है, आपने इलीगली यूज किया है कि नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कह रहा कि पेगासस को यूज करना इलीगल है, नो। सुप्रीम कोर्ट उसको ये कह रहा है कि आपने उसका यूज तो किया है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा मेथड यूज किया है जो परमिसिबल नहीं है अंडर द लॉ, वो आप हमें बताइए। नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप इस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो, उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे कानून है, क्या आपने उसके अकॉर्डिंग किया है कि नहीं किया है। क्या प्रॉपर अथॉरिटी की परमिशन ली है कि नहीं ली है, आप हमें सीधा सा वो बताइए। घुमा फिरा के बात मत कीजिए। इसमें हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है उसने फिर से घुमा फिरा के बात की है, तो सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में थोड़ा सा सख्त हो गया है। उसने उसको साफ साफ हिदायत दी है सरकार को कि देखिए आप हमें चुपचाप बताइए, अदरवाइज हम लोग सख्त कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये मामला पास्ट में हम लोग बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, पेगासस जब इतना सारा न्यूज़ में था, तो उसके डिटेलिंग में आपको मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगा कि जो प्रीवियसली हम लोगों ने एडिटोरियल किए थे उसमें आपको पेगासस के बारे में और इंडिया में जो IT लॉज हैं, सर्विलियंस को लेके जो लॉज हैं, उसके बारे में आपको वहाँ पे कंप्लीटली बताया हुआ है। आप वहाँ पे जाके उसको भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये तो वही है। अगला जो आर्टिकल हम लोग करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द पेज नंबर 7 एंड इट इज गोइंग टू बी अबाउट द क्वाड। बहुत पुरानी न्यूज है, नई न्यूज नहीं है, लेकिन कोविड-19 के चक्कर में वर्ल्ड जो लीडर्स हैं वो आपस में मीटिंग नहीं कर पा रहे थे। वर्चुअल मीटिंग तो करते थे लेकिन ऑफिशियल फिजिकल मीटिंग नहीं कर पा रहे थे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को घूमने फिरने का बहुत शौक भी है और ये पर्सनल रिलेशनशिप बनाने में बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन कोविड के चक्कर में नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका में, इंडिया में, वर्ल्ड ओवर कुछ केसेस कम हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने बॉर्डर्स को ओपन करना शुरू किया है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो अमेरिका में ट्रेवल करने वाले हैं। वैसे भी अमेरिका उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन है। कब जाएंगे? 24 सितंबर को जाएंगे, इसी महीने। क्यों जाएंगे? क्वाड लीडर्स की समिट वहां पे होने वाली है। क्वाड के अंदर 4 कंट्री आती हैं। कौन कौन सी हैं आपको पहले से पता है। जापान इसके अंदर आता है, ऑस्ट्रेलिया इज देयर, USA इज देयर एंड इंडिया इज देयर। 4 कंट्री का एक डायलॉग ग्रुप है। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सिर्फ एक डायलॉग ग्रुप है, मीटिंग का ग्रुप होता है। उसके अलावा अगले दिन 25 सितंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को भी संबोधित करेंगे मिस्टर मोदी। तो ये छोटी सी यहाँ पे एक न्यूज थी। किस किस के बारे में बात करेंगे? बात करने वाले हैं भैया कोविड-19 से लड़ने की स्ट्रेटेजी के बारे में, क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में, जैसे साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप वो बात कर सकते हो। साइबर स्पेस के बारे में बात करने वाले हैं। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के बारे में बात करने वाला। अभी इंडो पैसिफिक क्या है, ठीक है, दिखाता हूं आपको। इंडो पैसिफिक देखिए 2 वर्ड से मिलकर बना है, इंडिया एंड पैसिफिक। इंडिया मतलब इंडियन ओशियन, ठीक है, और पैसिफिक मतलब पैसिफिक ओशियन। आप इसकी लोकेशन को ध्यान से देखिए, यह है आपका इंडियन ओशियन, ठीक है, और यहां पे आपका आता है पैसिफिक ओशियन। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एग्जाम में किस तरह से वो क्वेश्चन पूछेगा कि विच वन ऑफ दिस एरिया इज इंक्लूडेड अंडर द इंडो पैसिफिक। आप यहाँ पे एक चीज देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रॉपिकल एरिया ही इंक्लूड है, टेम्परेट एरिया और पोलर रीजन नहीं है। टेम्परेट एरिया और पोलर रीजन इसका पार्ट नहीं है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिक्स के बीच में पड़ता है। सेकंड थिंग, इसमें जो ईस्टर्न मोस्ट पैसिफिक ओशियन का पार्ट है ना, ये भी इंडो पैसिफिक का पार्ट नहीं है। ओनली सेंट्रल एंड द वेस्टर्न पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन, दिस इज द पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक।
और जहां तक आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया जो इंडो पैसिफिक को मानता है वो मानता है सिर्फ यहां तक, यानी कि इंडिया इस पार्ट को इंडिया इंडो पैसिफिक का पार्ट नहीं मानता है, वेस्टर्न इंडियन ओशन को सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल और ईस्टर्न इंडियन ओशन को मानता है। और ये पैसिफिक और इंडियन ओशन जो है ये इंडोनेशिया वाला रीजन इसको बीच में अटैच करता है। तो दिस इज योर इंडो पैसिफिक रीजन। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपकी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। और जहां तक हम लोग क्वाड की बात करते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। डायलॉग का मतलब जो बातचीत करने के लिए होता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? 2007 में जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, उन्होंने इसका प्रपोज किया था। ठीक है। उसके अलावा बाद में ऑस्ट्रेलिया जब इसमें ऐड हुआ तो ऑस्ट्रेलिया में बाद में जब वहां के प्राइम मिनिस्टर बने मिस्टर केविन रूड, वो इससे बाहर हो गए थे। लेकिन 2010 में दोबारा जब जूलियन रिगार्ड आई, ये काफी लिबरल हैं, अमेरिका के काफी क्लोज हैं। और क्योंकि ये जो रूड थे ना, इन्होंने क्या किया था, चाइना के प्रेशर में आके क्वाड से अपने आप को बाहर कर लिया था। लेकिन जूलियन रिगार्ड ने दोबारा से उसको अंदर कर लिया है। आपको अभी पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया के और चाइना के रिलेशनशिप काफी खराब हो गए हैं। पहले काफी अच्छे रिलेशनशिप हुआ करते थे, तो चाइना ने इसके ऊपर प्रेशर डाला था। लेकिन फाइनली अभी क्या हुआ, 2021 में इन्होंने एक स्पिरिट ऑफ क्वाड नाम की एक स्टेटमेंट इशू की है, जिसमें इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हम फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को फेवर करते हैं और रूल बेस्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी को फेवर करते हैं। उसके अलावा इन्होंने कुछ और कंट्रीज को भी यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे क्वाड प्लस की बात कर रहे हैं, जिसमें न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और आपका वियतनाम और फिलीपीन, वियतनाम और कोरिया और आपका न्यूजीलैंड, ये कंट्री भी ऐड हो सकती हैं। शायद फ्यूचर में फिलीपींस को भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ हम लोग क्वाड तक ही लिमिटेड नहीं है, अभी हम लोग क्वाड प्लस की बात कर रहे हैं। तो क्वाड के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। एक्चुअली बेसिकली चाइना इसको कहता है एशियन नाटो, तो आप ये भी याद रख सकते हो। चाइना कहता है कि क्वाड जो है वो एशियन नाटो है, जो सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। हालांकि क्वाड ऐसा कुछ भी नहीं कहता है, वो एक अलग मामला रहेगा, कभी बाद में उसके बारे में बात करेंगे। बट या चाइना इसको लेके प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करता है। चलिए अगली जो न्यूज आती है वो आती है अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में ही है। बात आती है क्लाइमेट चेंज की। इस समय इंडिया में यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके प्रेसिडेंशियल एनवॉय, वो जिनका नाम है जॉन कैरी, ये इंडिया की विजिट पे हैं, इंडिया की विजिट पे हैं। और ये हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्टर जो है भूपेंद्र यादव जी थे, उनसे भी मिले और बाद में दूसरे मिनिस्टर से भी ये मिलने वाले हैं। किस बारे में बात करेंगे? बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्योंकि अभी कोप 26 होने वाला है। कहां पे? ग्लासगो में। ग्लासगो, ठीक है, ब्रिटेन की प्रेसिडेंसी में होगा ये इस बार। उससे पहले ये लोग माहौल तैयार कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेके कैसे हम लोग लड़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए क्या क्या बोल रहे हैं। देखिए इंडिया का एक टारगेट है, इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक हम लोग 450 गीगावाट एनर्जी अपनी कंट्री में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस टारगेट है। तो पूरी दुनिया जो है इंडिया के इस एफर्ट को अप्रिशिएट करती है कि इंडिया ने इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया है। देखिए टारगेट अचीव होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन अगर ये टारगेट अचीव हो गया तो इंडिया एक वर्ल्ड लीडर बन सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। आर यू गेट दिस पॉइंट? लेकिन अमेरिका यहाँ पे क्या देखता है? अमेरिका यहाँ पे देखता है एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। देखिए लिखा हुआ है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडिया में जो सोलर एनर्जी का अगर हम जो ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो उसके लिए आपको बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी, बैटरी चाहिए आपको स्टोरेज करने के लिए, और आपको सोलर पैनल की भी रिक्वायरमेंट होगी। बैटरी वाले मामले में और सोलर पैनल मामले में अमेरिका ऑलरेडी वर्ल्ड लीडर है। तो अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करे। इससे दो फायदे होंगे। एक तो फायदा ये होगा कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में हेल्प होगी। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि अमेरिका और इंडिया के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अमेरिका देख रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो 2030 तक जो ये गोल है 450 गीगावाट का, इट इज द मोस्ट पावरफुल गोल सेट इन द वर्ल्ड, ऐसा अमेरिका कहता है। तो देखिए अगर आपका पैसे के साथ साथ अगर क्लाइमेट चेंज भी एड्रेस हो सकता है तो इससे बढ़िया क्या प्रॉब्लम, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। उसके अलावा जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था वहां पे इंडिया ने अपने कुछ एनडीसी मतलब नेशनल डिटरमिन्ड गोल्स भी बताए थे। देखिए दिखा देता हूं आपको। इंडिया ने जो एनडीसी दिया था पेरिस एग्रीमेंट के अंदर वो कुछ इस तरह से है।
2030 तक इंडिया को क्या क्या अचीव करना है। इंडिया चाहता है कि हमारा जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो 30 to 35% कम होगा। ये आपने एग्जाम के लिए याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। एटलीस्ट 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया प्रोड्यूस करेगा दैट वुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल। मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी को छोड़ दो अगर आप, है ना। तो जैसे जो कोल होती है, थर्मल होती है, वो फॉसिल फ्यूल होती है, मतलब वो क्लीन एनर्जी नहीं होती। नॉन फ्यूसिल फ्यूल एनर्जी मतलब क्लीन एनर्जी होती है। उसके अलावा 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन हम लोग कार्बन सिंक भी प्रोड्यूस करने वाले हैं, जैसे हम लोग फोरेस्टेशन वगैरह करेंगे, वो सारी की सारी चीजें हैं। ये 3 टारगेट आपने याद रखने हैं। उसके अलावा जो यहां वाले टारगेट हैं, जो 100 गीगावाट सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2022, 100 गीगावाट विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2022, 15 गीगावाट थ्रू बायोगैस एंड 450 गीगावाट थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल, ये पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। ये एग्जाम के लिए आपने याद रखना है। पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाले 3 हैं, नीचे वाले 3 नहीं हैं। तो अभी जो अमेरिका आया है इंडिया में, ये मिस्टर जो जॉन कैरी आए हैं, इनका कहना है कि इंडिया का जो ये टारगेट है 450 गीगावाट वाला, ये बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है। अमेरिका इंडिया की हेल्प करेगा, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो फाइनेंशियल हो। अमेरिका चाहता है कि इंडिया वो टारगेट जल्दी से जल्दी अचीव करे। इसमें दो बेनिफिट होने वाले हैं, क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और इंडिया को इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज आती है वो आती है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान ऑन एजेंडा, जयशंकर सेट टू विजिट द ताजिकिस्तान फॉर द CSO मीटिंग। CSO का मतलब क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया शंघाई कॉरपोरेशन SCO की मीटिंग के लिए हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर जी, वो ताजिकिस्तान में जाने वाले हैं। यहाँ पे मेन मुद्दा रहेगा अफगानिस्तान। इंडिया और पूरी दुनिया चाहती है कि अफगानिस्तान के अंदर हम लोग ह्यूमैनिटेरियन एड, मतलब वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी है ना, सैनिटेशन एंड ऑल दैट, वो प्रोवाइड कराएं, क्योंकि वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, वॉर टोन्ड कंट्री है, वायलेंस वहाँ पे होता है। तो इंडिया चाहता है कि वहाँ के लोगों को हम लोग इंसानियत के तौर पे मदद करें, और तालिबान से चाहता है कि वो उसको रोका टोकी ना करें। तालिबान से इंडिया इंश्योरेंस चाहता है कि अगर हम वहां पे हेल्प करते हैं तो आप हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे। ये सारी की सारी बातें SCO के अंदर उठने वाली हैं। अब SCO क्या है थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए SCO जो है वो एक कुछ कंट्रीज का ग्रुप है। ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूरेशियन पॉलिटिकल, यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया। तो कुछ कंट्रीज में यूरोप की हैं, कुछ कंट्रीज में एशिया की हैं, तो इसे कहा जाता है यूरेशियन। ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी अलायंस भी है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल है। नहीं, ये सिक्योरिटी अलायंस भी है। ठीक है, कब अनाउंस किया गया था इसको? 15 जून 2001 को शंघाई में इसको अनाउंस किया गया था। एक एक चीज आपको याद रखनी है। इसके अंदर जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं? आपका चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। दीज आर द कंट्रीज। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इंडिया और पाकिस्तान भी इसका पार्ट है। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को भी परमानेंट मेंबर यहाँ पे बना दिया गया था। उससे पहले हम लोग सिर्फ ऑब्जर्वर कंट्रीज हुआ करते थे। अगर आप यहाँ पे कंट्रीज को देखो तो यहाँ पे आपका आ जाता है ये चाइना, ये इसका पार्ट है। कजाकिस्तान वो भी इसका पार्ट है। किर्गिस्तान भी इसका एक पार्ट है। ताजिकिस्तान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? उज्बेकिस्तान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। यहां पे आपको ये ध्यान देना है दैट अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये दो कंट्री SCO का पार्ट नहीं है। इंडिया भी इसका पार्ट है, पाकिस्तान भी इसका पार्ट है। ये इंडिया का मैप थोड़ा ठीक कर लेना, ये यहां तक जाता है। ठीक है, इंडिया का मैप। तो और ये अक्साई चीन भी इंडिया का ही पार्ट है। ओके, तो ये जो कंट्री हैं अपार्ट फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान एंड अफगानिस्तान, ऑल दीज कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ SCO। तुर्कमेनिस्तान एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये बड़ा ही स्ट्रिक्ट एक नॉन अलायंस को फॉलो करता है, किसी भी कंट्री के साथ कोई भी तरह की अलायंस नहीं बनाता है। तो ये SCO की मीटिंग करने वाले हैं, यहाँ पे जाएंगे और बातचीत करेंगे, देखते रहेंगे उसका आउटपुट क्या रहेगा, वो तो बाद की बात है। चलिए अगली जो न्यूज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हो, मैं इसको नहीं करवाने वाला, छोटी सी न्यूज़ है, आप इसको पढ़ सकते हो। अफ्रीका के साथ इंडिया का जो है रिलेशन अच्छे बनाना चाहता है, उसको लेके थोड़ी सी मीटिंग है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एमिड फ्रेश वायलेंस इन म्यांमार, रेफ्यूजीज क्रॉस ओवर टू द मिजोरम। भैया म्यांमार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्योंकि वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड
जो गवर्नमेंट थी उसको वहां की मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है, वहां पे मिलिट्री कूप है, जिसकी वजह से वहां पे वायलेंस बढ़ गया है और बहुत सारे रिफ्यूजीज वो इंडिया में एंट्री कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग टू द मिजोरम एज वेल। मिजोरम में उनको संरक्षण मिल रहा है। थोड़े दिन पहले मैंने आपका आर्टिकल करवाया था कि उनको बच्चों को जो है मिजोरम के स्कूल्स में एडमिशन भी दिया जा रहा है ना, वो सारी की सारी चीजें हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं आपके लिए प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। आप मुझे ये बताइए कौन कौन सी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। दिस इज माय क्वेश्चन फॉर यू। यू नीड टू टेल मी द नेम ऑफ द स्टेट्स दैट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए मेरे पास है और आप मुझे आंसर वहां पे बता दीजिए। उसके अलावा एक्सप्लेन सेक्शन में जाएंगे तो ये कंप्लीटली पॉलिटिकल न्यूज है, इसको आप छोड़ सकते हो, कोई नहीं करने की जरूरत है। उसके अलावा अगर आपको ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि कल जो मैंने एडिटोरियल करवाया था वो भी आपका एडिबल ऑयल को लेके ही था। आज फिर से इसको रिपीट किया गया है, रिपीटेड है। फिर भी अगर आपको पढ़ सकता है रिवीजन के लिए आप इसको कर सकते हो, दिस इज रिकमेंडेड। ये T1 सेटलमेंट क्या है अभी इसको मैं करवाऊंगा आपको, डोंट वरी। वॉर एंड टेरर आप इसको छोड़ सकते हैं, ये भी रिपीटेड है, यूएसए और तालिबान और वो सारी चीजें हैं, इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, केरला में कैथोलिक चर्च ने कुछ बयान दिए हैं, केरला के अंदर मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में थोड़े से क्राइसिस हो गए हैं, उसको लेके यहाँ पे है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसको भी पढ़ सकते हो जीएस पेपर 2 से, इसको आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, क्योंकि अरावली वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले करवा दिया था। ये एडिटोरियल अभी हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। उसके अलावा अगर ये आपको करना है शंघाई ग्रुप के बारे में तो आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हो, इसको आप कंप्लीटली यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर हम अगले पेज पे बढ़े, इकोनॉमी वाले सेक्शन में कोई आज खास न्यूज नहीं है, सिर्फ एक न्यूज यहाँ पे आती है आपका इकोनॉमी सेक्शन से, वो है इन्फ्लेशन को लेके। एट 5.3% रिटेल इन्फ्लेशन सॉफ्टन्स टू द 4-month लो। देखिए, इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पे दो तरीके से काउंट की जाती है। एक होती है हमारे पास WPI, ठीक है, जिसे कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक होती है हमारे पास CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आप लोग रिटेल इन्फ्लेशन भी बोल सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि जो WPI है इसका बेस ईयर क्या है, WPI इन्फ्लेशन काउंट करने का बेस ईयर क्या है, दैट इज माय क्वेश्चन फॉर यू। या साथ के साथ ये भी बता देना इसको कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है जो इसको काउंट करती है, दैट इज माय क्वेश्चन फॉर यू। तो अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया में इन्फ्लेशन जो है इस समय रिटेल इन्फ्लेशन दैट इज एट 5.3 विच इज 4-month लो। 4 महीने से इंडिया में इन्फ्लेशन की जो दर है वो 6% या उससे ज्यादा जा रही थी। अब 6% यहाँ पे कोई खास बात है, एक बहुत यूनिक फिगर है 6% यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो आरबीआई की लिमिट होती है वो होती है 2 ± 4, मतलब 4% इज द वेरी आइडियल रेंज ऑफ इन्फ्लेशन। ये 2 से लेके 6% तक जा सकती है, दिस इज द रेंज ऑफ द आरबीआई। अगर वो 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन पहुंच जाती है तो आरबीआई एक्शन लेती है। कुछ समय से यह इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा चल रही थी, आरबीआई ने एक्शन लिया और अभी ये इन्फ्लेशन घट के 5.34% हो गई है। इन्फ्लेशन इसमें जो है काम करता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज, जो चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं। इसको किसने रिलीज किया? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। पहले इसको CSO रिलीज करता था, अभी इसका नाम चेंज करके हम लोगों ने SO कर दिया है। पहले NSSO हुआ करता था, उसका नाम चेंज करके भी हम लोगों ने NSO अभी कर दिया है। ठीक है, यहां पे एक और वर्ड यूज हुआ है, वो है कोर इन्फ्लेशन। अब बोलोगे सर ये कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? देखिए, जो हमारी ओवरऑल इन्फ्लेशन होती है ना, ओवरऑल, अगर हम लोग ओवरऑल इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल, अगर ये दो इन्फ्लेशन माइनस कर दें तो हमारे पास जो बचती है वो रहती है कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन, क्योंकि फूड और फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, और कोर का मतलब होता है स्टेबल। स्टेबल, अगर हम इसकी इन्फ्लेशन को इसमें ओवरऑल इन्फ्लेशन में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचती है कोर इन्फ्लेशन। और ओवरऑल इन्फ्लेशन को आप हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कह सकते हो। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में से जब हम लोग फूड और फ्यूल को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है कोर इन्फ्लेशन। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, दुनियादारी से आज हम वो तालिबान और अफगानिस्तान की न्यूज हम लोग नहीं करने वाले हैं। यूनाइटेड नेशंस ने प्लेज किया है, प्रॉमिस किया है कि हम लोग $1.1 बिलियन की हेल्प अफगानिस्तान को देंगे, लेकिन उसके लिए तालिबान को परमिशन देना पड़ेगा। तो इस तरह की कुछ बात वहां पे चल रही है। अगली चीज आता है नॉर्थ कोरिया से।
नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि इट टेस्ट फायर्ड न्यू लॉन्ग रेंज मिसाइल। तो भैया कोरिया तो पंगा लेता ही रहता है, कोरिया में गरीबी हद से ज्यादा है, लेकिन वो फिर भी मिसाइल्स वगैरह बनाते रहते हैं, क्योंकि वो अमेरिका को बार बार चेतावनी देना चाहते हैं कि देखो हमारे ऊपर हमला करने की सोचने भी मत, हमारे पास तुमसे लड़ने के लिए प्रॉपर हथियार हैं। तो उन्होंने एक लॉन्ग रेंज मिसाइल को अभी टेस्ट फायर किया है। ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है ना, ये क्रूज मिसाइल है, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर ये क्रूज मिसाइल क्या होती है? इसकी जो जो इसकी फ्लाइट जो टेस्ट में उन्होंने किया, इसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर तक जाती है। क्रूज मिसाइल क्या होता है देखिए आपको बता देता हूँ। दो तरह की मिसाइल होती हैं दोस्तों हमारे पास, एक होती है हमारे पास क्रूज मिसाइल और एक होती है हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल। दो तरह की होती हैं। इनमें फर्क क्या होता है पता है? बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है, वो यहां से उड़ती है रॉकेट को लेके, एक हाइट तक पहुंचती है और उसके बाद ग्रेविटी की वजह से वो ऐसे नीचे गिरने लगती है अपने आप, जैसे हम लोग बॉल फेंकते हैं ना, तो वो बैलिस्टिक होता है। क्रूज मिसाइल क्या करती है, क्रूज मिसाइल बिल्कुल ऐसे ग्राउंड के क्लोज क्लोज दौड़ती है इस तरह से। तो इसका ऐसे पैराबोलिक पाथ नहीं होता इस तरह से, क्रूज मिसाइल बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल दौड़ती है, बहुत कम हाइट पे दौड़ती है, बहुत कम हाइट पे। इसलिए जो रडार वगैरह होते हैं ना, रडार जो होते हैं इसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत कम हाइट पे जाती है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल को रडार कैप्चर कर लेते हैं। क्रूज मिसाइल बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल के कंपैरिजन में। क्रूज मिसाइल की हालांकि रेंज काफी कम होती है एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड के नजदीक में उड़ती है, तो बीच में कोई माउंटेन वगैरह आ जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल बहुत दूर तक जा सकती हैं, कॉन्टिनेंट को भी क्रॉस कर सकती हैं, 6000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, 10-15 हजार किलोमीटर तक भी जा सकती हैं। थोड़ा सा इनमें यह फर्क होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि जो हमारी ब्रह्मोस है, तो इसके रिगार्डिंग दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं। एक तो आप मुझे ये बताओगे कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है या ब्रह्मोस बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा क्वेश्चन आप ये बताओगे मुझे कि जो ब्रह्मोस है ये हम लोगों ने कौन सी कंट्री के साथ मिलकर तैयार किया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर सबको पता है। आप ये भी बता दो इसके साथ साथ कि जो बराक हमारा डिफेंस सिस्टम है, बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये हम लोगों ने कौन सी कंट्री के साथ मिलकर तैयार किया है। ये भी काफी एडवांस्ड है बराक, ठीक है, ये बता दोगे आप। चलिए, तो क्वेश्चन आपके लिए मेरे पास यही था इसके रिगार्डिंग। तो कोरिया ने ये किया है, तो इतने ही आपको खबर इसके बारे में पता होनी चाहिए। उसके अलावा म्यांमार की खबर आती है। म्यांमार में जो सू की हैं, आंग सांग सू की, इनकी अभी कोर्ट के अंदर पेशी थी, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। आंग सांग सी एक नोबेल पीस प्राइज भी इनको मिला था। कमेंट सेक्शन में फटाफट ये बता दो कि कौन से साल में मिला था, कब इन्होंने नोबेल प्राइज को रिसीव किया था। नोबेल पीस प्राइज, ये वहाँ की लीडर हैं जो डेमोक्रेसी को फेवर करती हैं, लेकिन वहाँ पे जो मिलिट्री इस समय कंट्रोल करती है म्यांमार को, वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती। कुछ समय तक ये पावर में थी, इलेक्शन वगैरह वहाँ पे हुए थे, लेकिन फाइनली अभी इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इनके ऊपर ब्राइबरी वगैरह के काफ़ी चार्जेस लगे हैं, करप्शन के चार्जेस लगे हैं और इलेक्शंस में फ्रॉड करने के भी चार्जेस लगे हैं। हालांकि वो चार्जेस मोस्टली झूठे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी इनकी कोर्ट में पेशी थी। बूढ़ी हो गई हैं, 76 ईयर ओल्ड हैं वैसे तो थोड़ा सा इनकी तबीयत खराब थी, इस वजह से कोर्ट में नहीं जा पाई, तो इसी लेके थोड़ा सा इशू था। हमारा पड़ोसी मुल्क है म्यांमार, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए, एक और जो आपको मैं करा देता हूँ एक्सप्लेन सेक्शन से, वो ये है T+1 सेटलमेंट। तो जीएस पेपर 3 से आप इसको कवर करते हो इकोनॉमी वाले सेक्शन से। T+1 का क्या होता है देखिए, एक होता है T+2, एक होता है T+3। इसका मतलब ये होता है कि मान लो आप कोई इन्वेस्टर हो, आपने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया, मान लो आपने टाटा के शेयर्स परचेज किए हैं। तो अगर आपने टाटा के शेयर परचेज किए हैं और आप उसको बेच देते हो टाटा के शेयर्स को, तो आपको क्या लगता है कि जैसे आप उस शेयर को बेचते हो तो तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं पैसे? नहीं होते। जब आप अपने शेयर को बेचते हो तो उसको आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने में 2-3 दिन लगते हैं, 2-3 दिन लगते हैं। अगर 2 दिन लगते हैं तो उसको कहा जाता है T+2 सेटलमेंट, और अगर 3 दिन लगते हैं तो उसको कहा जाता है T+3 सेटलमेंट। क्योंकि आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो ब्रोकर के थ्रू। तो जब आप अपने शेयर्स को बेचते हो, टाटा के शेयर को आपने बेचा, तो उससे अगले दिन वो पैसा आएगा ब्रोकर के अकाउंट में, उससे अगले दिन वो ब्रोकर आपके अकाउंट में डाल देगा उसको। इसे कहा जाता है 2+2 सेटलमेंट। देखिए कैसे काम करता है, इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है कि अगर कोई इन्वेस्टर अपने शेयर्स को ट्यूसडे को बेचता है,
मंगलवार को अगर आपने शेयर्स बेचे तो उस मंगलवार के बाद वो वेडनेसडे को जाएंगे ब्रोकर के अकाउंट में, और उसके बाद आपके अकाउंट में कब आएंगे? फ्राइडे को। तो ट्यूसडे को अपने शेयर बेचे, आपके अकाउंट में कब आया? फ्राइडे को आया, क्योंकि T+2 इसको बोलते हैं। तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो 2 दिन के बाद वो आपके अकाउंट में आते हैं। इसे कहा जाता है T+2। T+1 का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपने शेयर्स को ट्यूसडे को बेचा तो वेंसडे को आएंगे किसके अकाउंट में? आपके ब्रोकर के अकाउंट में, और थर्सडे को वो आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब होता है T+1। बीच में एक दिन का गैप होता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अभी तक हम लोग क्या करते थे, हम मतलब सेबी, अभी तक हम लोग इंडिया में T+2 को फॉलो करते थे, लेकिन अभी सेबी ने कहा है कि हम लोग T+1 को फॉलो करेंगे। इससे क्या होगा? ट्रांजैक्शन बड़ा जल्दी जल्दी होगा, समय भी हमारा कम बचेगा, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो ज्यादा एक्यूरेसी उसकी होगी, ऐसा सेबी ने कहा है। लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो एफडीआई वगैरह करते हैं, वो भी इसको अपोज कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका कहना है कि देखिए, अलग अलग टाइम जोन की वजह से अगर किसी को अमेरिका से, रशिया से, ब्रिटेन से, न्यूजीलैंड से अगर इंडिया के अंदर ट्रांजैक्शन करती है, वहाँ तो अलग अलग टाइम जोन होते हैं। जब यहाँ पे दिन होता है वहाँ पे रात होती है, तो कुछ टेक्निकल गड़बड़ यहाँ पे है, उसकी वजह से वो उसको अपोज कर रहे हैं। उसके अलावा जो है कुछ और इन्फॉर्मेशन फ्लो प्रोसेस वगैरह में समय लग जाता है, फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम हो जाती है ना, उसकी वजह से वो थोड़ा उसको अपोज कर रहे हैं। पहले भी सेबी ने T+1 को प्रपोज किया था, लेकिन वो प्रॉपर मटेरियलाइज नहीं हो पाया था, लेकिन फाइनली देखते हैं। लेकिन एक बार ये अगर आप इसको अडॉप्ट कर लोगे तो इसको हमेशा के लिए अडॉप्ट नहीं करोगे, सिर्फ 6 महीने के लिए अडॉप्ट करोगे। तो ये आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए, फॉर द 6 मंथ इनिशियली। ठीक है, चलिए एडिटोरियल पेज की बात करें तो बहुत खास एडिटोरियल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे है, वो बता देता हूं आपको। यहाँ पे जो लिखने वाली है इनका नाम है चेतना गालासिना। ये क्या है? राइटर एंड फाउंडर ऑफ मन देशी महिला सहकारी बैंक। महाराष्ट्र में ये बैंक है, ये इसकी फाउंडर हैं। इस बैंक को लेके इन्होंने कुछ बात बोली है। इन्होंने बात बोली है कि जैसे जो छोटे एंटरप्रेन्योर होते हैं, खासकर वीमेन होती हैं, क्योंकि वीमेन पे फोकस किया गया है, जैसे कोई अपनी दुकान वगैरह लगाती हैं, किसी की चूड़ियों की दुकान है, किसी की सब्जी की दुकान है, इस तरह की जो छोटे छोटे जो हमारे एमएसएमईज होते हैं, उनको क्रेडिट की समस्या होती है। क्रेडिट की समस्या इन द सेंस कि जैसे उनको बैंक से लोन लेना है, तो वो लोग बैंक से लोन नहीं लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक बहुत शानदार एग्जाम्पल दिया है, महाराष्ट्र का ये एग्जाम्पल दिया है। कोई महिला थी, उन उन ठीक है, उन महिला ने उन महिला ने जब इनका इंटरव्यू लिया इन्होंने उनका, तो उन्होंने बोला कि देखो मैं क्या करती हूँ, मैं मनी लेंडर से पैसे लेती हूँ। इन्होंने कहा यार, आप मनी लेंडर से पैसे क्यों लेते हो, आप बैंक से पैसा क्यों नहीं लेते? इन्होंने उसकी कई चीजें गिनाई। इन्होंने कहा कि मनी लेंडर से मैं पैसे इसलिए लेती हूँ क्योंकि एक तो उसमें बहुत फास्ट प्रोसेस होती है ना, फास्ट प्रोसेस होती है। मनी लेंडर मुझे तुरंत पैसा दे देते हैं, और अगर मुझे एक लोन के ऊपर दूसरा लोन भी लेना पड़ता है तो वो भी मुझे इमीडिएटली मिल जाता है। लेकिन बैंक में जो लोन लेने की प्रोसेस है वो काफ़ी धीमी है, उसमें बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, और एक लोन के ऊपर आपको दूसरा लोन नहीं मिलता। बैंक के अंदर आपको जो लोन चुकाना पड़ता है वो आपको महीने में चुकाना पड़ता है या 6 महीने में चुकाना पड़ता है। लेकिन मनी लेंडर को आप क्या करते हो, हर रोज उसको आप पैसा वापस कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है मनी लेंडर वाले केस में एज कंपेयर टू द बैंकिंग सिस्टम। और ये समस्या सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की नहीं है, ये समस्या हर इंसान की है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग फॉर्मल सेक्टर के थ्रू इसलिए लोन नहीं लेते क्योंकि प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है। तो इंडिया में 63.4 मिलियन छोटे छोटे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जिनमें से 99% तो बिल्कुल छोटे ही हैं और 10 लाख से कम इन्वेस्टमेंट के हैं। अब अगर आपको इन तक अगर फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्लूड करना है, अगर आप इनको बैंकिंग सेक्टर तक पहुंचाना है, तो आपको ये प्रोसेस इजी करनी पड़ेगी। जो मनी लेंडर करता है वही काम बैंकों को भी करना पड़ेगा। तो देखिए, लोगों के अकाउंट तो हैं, लोगों ने अपने अकाउंट बैंक में ओपन तो कर रखे हैं, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हो गया है, लेकिन फाइनेंशियल इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। कितना शानदार इन्होंने बात की है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हो गया है, जनधन एंड ऑल दैट, लेकिन फाइनेंशियल इंटीग्रेशन होना अभी भी बाकी है। मतलब लोग अभी भी बैंकों तक जाने से हिचकिचाते हैं। उस गैप को आपको ब्रिज करना है। वो जो गैप है ना डिमांड के बीच में और सप्लाई के बीच में,
ऐसा सरकार को कुछ करना चाहिए कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा बैंकों से लोन लें रादर देन मनी लेंडर, क्योंकि मनी लेंडर बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो गरीब आदमी भी माइक्रो क्रेडिट ले सके, ऐसा कुछ करना चाहिए। सरकार और बैंक जनरली ऐसा मानते हैं कि जो गरीब आदमी है वो पैसा सेव नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि जो गरीब आदमी है, स्पेशली जो वीमेन हैं, वो पोस्ट ऑफिस में काफी ज्यादा पैसा सेव करती हैं, पोस्ट ऑफिस में। लेकिन बैंक ऐसा नहीं मानते, क्योंकि जो गांव में जो महिलाएं होती हैं उनकी सेविंग काफी कम होती है, 100 रुपए, 50 रुपए, 200, 500 रुपए होती है, हजारों में सेविंग्स नहीं होती है, इसीलिए वो पोस्ट ऑफिस में करना पसंद करती हैं। अगर बैंक इस चीज को पहचानेंगे, बैंक इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, तो यह सेविंग वो लोग बैंक में भी कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से जो है कुछ ऐसा डिजाइन करना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकों तक पहुंच सकें, तभी फाइनेंशियल इंक्लूजन का गोल वो पूरा हो सकता है, उसके बिना नहीं होगा। अभी आप कैसे कर सकते हो, इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो ब्रिक एंड मोटार इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो एक्चुअल में जो बैंक वगैरह होते हैं, आप उनकी ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस यहाँ पे खोल सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज को आप इंप्रूव कर सकते हो। तो अर्बन एरियाज में जो लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी मिलती हैं, वो रूरल एरिया के अंदर भी जानी चाहिए। मशीन लर्निंग का आप यूज कर सकते हो, जैसे मोबाइल फोन वगैरह का आप उसका यूज कर सकते हो। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आप यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से डेटा को सेव करना, आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन करना वो थोड़ा ईजी हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के थ्रू, है ना। उसके अलावा फाइनेंशियल लिटरेसी, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझाइए, उनको अवेयर कीजिए टेक्नोलॉजी के बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, कि बैंकों के अंदर पैसा सेव करिए, बैंकों से लोन लीजिए रादर देन द मनी लेंडर। वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे बता रखी हैं। तो फाइनली एक्चुअली क्या है, ये जो मनदेशी महिला बैंक है, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। ठीक है, माई करेज माई कैपिटल, इन्होंने इस मोटो के तहत बहुत सारी महिलाओं को सस्ते में लोन दिया है और वो अपना बिजनेस सेटअप भी किया है। तो इसीलिए इन्हें थोड़ा सा आर्टिकल दिया था, बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पता होनी चाहिए। मतलब ये है कि सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन फैसिलिटी अवेलेबल कराना ही जरूरी नहीं है, वो फैसिलिटी ऐसी भी होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। तो फैसिलिटी अवेलेबिलिटी इज नॉट एनफ, पार्टिसिपेशन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और हमारी एनालिसिस ठीक ठाक लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए बच्चे हमसे जुड़े हैं। उसके अलावा हमारे आप इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हो, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपको दिया हुआ है, आप उसमें हमें एक मैसेज ड्रॉप करें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपको हम लोग अपलोड करते हैं। उसके अलावा अगर आप हमारे इस इनिशिएटिव को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें इन नंबर्स पे डोनेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।